कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज ए वेक्टर नेसेसरीली चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल। कहने का मतलब है कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए, और मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है। वेक्टर को थोड़ा अलग कलर से बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए वेक्टर है ए, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के ये एलॉन्ग है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी। अब मान लीजिए कि इसको रोटेट करा दिया गया, इस तरह से ये रोटेट हो गया 90 डिग्री पर, तो यही वेक्टर अब आ गया यहाँ। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वेक्टर दो केस में चेंज होता है। पहला, अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज। दूसरा, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, तो ये वेक्टर को हमने मान लिया एक्स आई कैप। मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब चूंकि ये वेक्टर ए वेक्टर नहीं रहा, ये वेक्टर हो गया बी, इसलिए कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसको बी, वेक्टर बी बराबर जब लिखेंगे तो वाई जे कैप लिखेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड यही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गया, तो डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ लिख दीजिए बोथ चेंज। ये तीन स्थितियां हैं जिससे जो है वेक्टर चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एंगल से जब इसको रोटेट करा दिया गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले यह एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, जब 90 डिग्री इसको पॉजिटिवली घुमा दिया गया तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया। तो इज ए वेक्टर नेसेसरली चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा,
आंसर में लिखना होगा यस, चेंज करेगा ही करेगा, वेक्टर जो है वो चेंज करेगा ही करेगा। या मान लीजिए 90 डिग्री अगर नहीं भी घुमाते हैं, मान लीजिए ऐसे घुमा देते हैं, ये थीटा एंगल पे घुमा देते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन अब इस वेक्टर का जो मान होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का, तो अब जैसे इसको मान लीजिए कि सी मान लेते हैं, तो ये जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, इस सी के लिए क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए x1 i कैप y1 j कैप लिखा जाएगा, इसलिए कि ये दोनों डायरेक्शन में है, x में भी है और y में भी है, तो भी चेंज कर गया, यहाँ से थीटा पर रोटेट कराए तो भी चेंज कर गया। तो हम समझते हैं कि इस बात को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और ये दिमाग में रख लीजिए कि वेक्टर चेंज तभी करता है जब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह से ये सवाल जो है, पहला सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, एक जो है 1 का ये सलूशन है, हम लोगों ने हल कर लिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें लिखना पड़ेगा। ये सब मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, इसी से उतारता हूँ, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज पॉसिबल, it is possible to add two vectors of unequal magnitude, and get zero is it possible to add three vectors of equal magnitudes and get zero and get zero। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहा गया, इट इज पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स,
ये दो वेक्टर को जोड़ने पे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, क्या हम जीरो वेक्टर पा सकते हैं? पहला हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर। मान लीजिए तीन वेक्टर को जोड़ा जाए जिनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल हो, तो क्या उनका मान जीरो होगा? तो चलिए पहले पे विचार करते हैं। कह रहा है कि दो वेक्टर को जोड़ा जाए जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, तो क्या वो जीरो के बराबर हो सकते हैं? तो देखिए दो वेक्टर को जोड़ने का क्या फार्मूला है, यही फार्मूला है कि मान लीजिए ए वेक्टर हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो किसी भी स्थिति में ये जो है इफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब ए और बी के अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हो तो किसी भी स्थिति में जीरो के बराबर नहीं होगा। कैसे भी हम जोड़ें वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ले लीजिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो अगर इनका हम जोड़ प्राप्त करें तो किसी भी स्थिति में नहीं जीरो होगा। जैसे इसके लिए ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। मान लीजिए इसका जोड़ प्राप्त करें तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा मान बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये cos 90 जीरो तो ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा। अगर ए और बी अनइक्वल है तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो के बराबर होने के लिए कंडीशन है कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, तो जीरो के बराबर होगा। अन्यथा अनइक्वल के केस में कोई भी आप दो वेक्टर लेके निकाल के इस फॉर्मूले पर देख सकते हैं, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला का उत्तर हो जाएगा नो, पहला का उत्तर हो जाएगा नो। ये जो है यहाँ तक का, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स को अगर ऐड किया जाए तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और भी केसेज हैं इस पर कोई एक और कैसे राइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए और यहाँ तक है ये, और ये मान लीजिए ये वेक्टर है बी
और ये मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर इनको जोड़ें तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है 180। तो इस फार्मूले में अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है -1 होता है। तो अगर इस मान में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 कुल मिला के हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू a माइनस बी। अगर a और b इक्वल नहीं है तो इस स्थिति में कभी भी ये क्या होगा जीरो के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो इफ a नॉट इक्वल टू बी। अगर a b के बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड में तो ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। तो इस स्थिति से भी हम लोग समझ लिए, कैसा भी आप केस एराइज करके देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को ऐड किया जाए और उनके मैग्नीट्यूड अगर अनइक्वल हो तो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा वी डोंट गेट जीरो। पहला के लिए यही लिखा जाएगा कि हम लोग इसको जीरो के बराबर नहीं ला सकते। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर विचार करेंगे, इसको देख लीजिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स। वो 3 वेक्टर की बात कर रहा है और शर्त दे दिया है कंडीशन कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या जीरो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक मैं कंडीशन बनाता हूँ, उस कंडीशन के आधार पर आप ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। तो जरा ए और बी का रिजल्टेंट पता कीजिए। तो ये बी का जब रिजल्टेंट पता करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस 120 डिग्री। हम पता कर रहे हैं फील के लिए, ऐसे बना दे रहे हैं इसका इसका। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट बीच में ही कहीं होगा, क्योंकि बीच का एंगल क्या है 120 है। तो रख दिया, हल करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक है। अब cos 120 का मान आपको होता है -1/2, 2 से 2 कट गया,
तो आपको क्या मिला, आपको मिला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना मिला, ये माइनस ए बी मिला, माइनस ए। अब चूंकि एक बात है कि यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड बराबर मान लिया कि स्मॉल ए है, हमने कंसिडर कर लिया आसानी के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका मान हम रखेंगे तो ए के जगह ए स्क्वायर, बी के जगह ए स्क्वायर माइनस ए के जगह ए, ठीक है। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ये फाइनली ए स्क्वायर बचेगा, रूट हटेगा तो ए बचेगा, ये ए बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा और इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मान लिया कि ये डी वेक्टर है, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब ये और ये क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं ना, हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर डी, अपोजिट डायरेक्शन है डी का सी से, और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो अगर इसको हम जोड़ें, मान लीजिए यहाँ जोड़ दीजिए, तो वेक्टर सी इधर आएगा तो क्या होगा, वेक्टर डी इक्वल टू 0 हो गया ना। तो देखिए इसका रिजल्टेंट ये है, अब ये और ये जोड़ दिया तो 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए सी की जगह और क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर सी है ना, तो सी किसका रिजल्टेंट है, ये नहीं डी किसका रिजल्टेंट है, डी आपका रिजल्टेंट है, डी रिजल्टेंट है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। तो डी के जगह रख दीजिए, देखिए सी तो पहले से है, डी के जगह रख दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। फाइनली दिस कैन बी रिटेन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि अगर 3 वेक्टर हो, 3 वेक्टर्स हो जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो अगर वो तीनों 120 डिग्री के एंगल पर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने निकाल लिया। तो दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, सही है। तो दूसरे कंडीशन के लिए ये कह रहा है ना, यस, यहाँ लिखना होगा यस वी विल गेट 0 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले कंडीशन में कभी भी हम लोग 0 जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको देख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का।
देखिए ये सब मैं सवाल लिख के रखा हूँ, क्योंकि सवाल नहीं लिखूंगा तो काम नहीं चलेगा। बोर्ड पे एक सवाल लिख के उसे बनाना पड़ता है, फिर मिटा के दूसरा सवाल लिखना पड़ता है। तीसरा सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, कह रहा है कि डज दी फ्रेज डायरेक्शन of zero vectors have physical significance. Discuss in terms of velocity force etc. City force etc. देखिए जीरो वेक्टर को पहले समझ लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होता है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी की अब बात करें या फोर्स की बात करें, तो अगर हम लिख दिया कि वेक्टर v बराबर 0, मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, या लिख दिया कि वेक्टर f इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि वो जो वस्तु है क्या है, ये है एट रेस्ट। इसका मतलब हुआ कि नो फोर्स FORC फोर्स अप्लाइड। तो मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, तो आप हमारा डायरेक्शन बताइए किधर है। आप हमारी डायरेक्शन को बता नहीं सकते हैं। अगर मैं इधर चलता हूं तो हमारी डायरेक्शन को आप बता सकते हैं, या पीछे चलता हूं तो डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये मान लीजिए कि बोर्ड है, इस पर मैंने 0 फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि फोर्स 0 है। 0 मतलब फोर्स है ही नहीं। तो उस स्थिति में ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसका कोई मतलब रियल में नहीं होता है। हाँ, ऐसे मान लीजिए कि ये 0 वेक्टर है तो कहा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन की बात कही जाती है, डायरेक्शन की बात कही जाती है। लेकिन रियल में, इन रियल इसका क्या होता है, नो मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन। फोर्स इक्वल टू 0 इसका मतलब नो फोर्स अप्लाइड। वेलोसिटी इक्वल टू 0 मतलब वस्तु रेस्ट में है। क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, 0 वेक्टर है। तो हम आशा करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चूंकि इसको हम मिटा देते हैं,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हो गया, 4 क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू ऐड 3 यूनिट vectors to get a unit vectors, unit vector, does your answer change does your answer change if 2 unit vectors, if 2 unit vectors are along the coordinate axis, देखिए कर आए यहाँ, ये बात समझिए। यूनिट वेक्टर्स कितने हैं? 3 यूनिट वेक्टर को ऐड करके, मतलब 3 यूनिट वेक्टर को ऐड करके क्या हम एक यूनिट वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं? तो सपोज दैट, मान लीजिए 3 यूनिट वेक्टर हो, ये मान लीजिए एक्स छोड़ दीजिए, ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये के कैप है। ये 3 यूनिट वेक्टर हुआ ना। तो अगर मान लीजिए कि इनका हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? ये आई है तो इस सब का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3। √3 इनका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। किसी भी स्थिति में यूनिट वेक्टर जो है, 3 यूनिट वेक्टर का सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर लॉन्ग हो तीनों एक्सिस के, तो कभी भी 0 नहीं होगा। तीनों एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन है, उस पर विचार करते हैं कि क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक और देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए कि ये है, इस पे 2 वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, और एक इधर यूनिट वेक्टर्स है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या होगा? यूनिट का 1 होता है ना, तो एक यहाँ से ये है, एक यहाँ से ये है, एक ये है। मतलब स्थिति ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और यहाँ से जो है वो आपका -x एक्सिस के अलोंग है। 3 वेक्टर हो गया।
यूनिट वेक्टर। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। चूँकि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका वो सीधे जोड़ देंगे, तो इनका पूरा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पूरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, मतलब कि नेट यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर वाला 2 और इधर वाला -1, तो ये 2 - 1 = 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि ये दो जो यूनिट वेक्टर है वो x एक्सिस के लॉन्ग है और ये क्या है -x एक्सिस के लॉन्ग है। तो इनका सम जो हुआ वो 1 आया। इसका मतलब कि इनका जो एडिशन है वो एक यूनिट वेक्टर दे सकता है, ठीक है, इनका एडिशन जो है यूनिट वेक्टर दे सकता है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि इसको आपने सीधे ही क्यों जोड़ दिया। तो सीधे जोड़ने की बात है, मान लीजिए कि ये भी आपका i कैप है, ये भी आपका i कैप है, ठीक है, और ये आपका -i कैप है, तो जोड़िए। जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि i कैप है, ये भी i कैप है और ये है -i कैप। तो आप जो एडिशन का फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि एडिशन का जो फार्मूला होता है उसके आधार पर भी इतना ही निकाल सकते हैं। एडिशन का फार्मूला क्या होता है, एडिशन का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab cos θ। इसी पर निकाल दीजिए। एक जगह i है तो कहने का मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 i वाले का, दूसरा b है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर +2 1 × 1। अब ये जब दो एक ही तरफ हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे cos 0 डिग्री। दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन एक ही हो तो एंगल क्या होता है 0 होता है। हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 1² + 1² प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab है तो ये 2 हो गया। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 रह गया। इसको आगे ले जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 √4 = 2। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड मैंने 2 निकाल लिया, ये 2 निकाल लिया, ये 2 निकाल लिया। तो इसका तो मैग्नीट्यूड 2 हुआ और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1 हुआ, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको निकाल लीजिए। इसको भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले पर। ये 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब क्या हुआ a, ये मान लीजिए कि a है b है तो 2ab हो गया। इनके बीच का एंगल कितना बनता है 180, तो cos 180, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करके देख लीजिए। 2 दूनी का 4 1 5। आइए cos 80 का मान क्या हुआ, cos 180 का मान क्या होता है -1 होता है। तो निकाल कर देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी का 4 1 5 और 2 दूनी का 4 माने -4, ठीक है, 4 1 -4, ठीक है। ये कट गया, √1 = 1। तो इस तरह से इनका जो नेट रिजल्टेंट आया वो 1 के बराबर आ गया।
तो यूनिट वेक्टर प्राप्त कर लिए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यस। दूसरे में क्या लिखेंगे, यस। कंडीशन है कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो तो, ठीक है, तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा यस। पहला में नहीं होगा कि कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट ए यूनिट वेक्टर, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो तो जरूरी है कि हो सकता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, समझाने का तरीका है, समझा दिए। अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। कैन यू हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हिच आर नॉट ए वेक्टर। क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। अच्छा, कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude and direction which are not vector। नॉट वेक्टर। देखिए, वेक्टर के परिभाषा में हम लोग दो बातें जानते हैं, ठीक है। पहला बात जानते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये दो है तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन चाहिए कि इनका जो सम होता है, दिमाग में रख लीजिए, सम वो क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रिक सम होता है। वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके लिए ट्रायंगल रूल होता है, पैरेललोग्राम वाला रूल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये वेक्टर है और यहाँ से एक ये वेक्टर है, ये है मान लीजिए ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, अलजेब्रिक सम से होता है। ये वेक्टर अलजेब्रा द्वारा होता है। ऐसे थोड़े डायरेक्ट जोड़ देंगे कि ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है तो ये 9 न्यूटन होगा, कभी नहीं। ये वेक्टर अलजेब्रा है, उसके अनुसार देखिए ये सेम ऑर्डर में है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट वाला जो होता है वो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। तो उसके लिए इस सम के लिए जो हमको फार्मूला है वो क्या है, यही फार्मूला है जो कई बार ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि cos थीटा का मतलब आप
समझ रहे हैं, ये वाला थीटा नहीं, ये इसको और आगे बढ़ाइए इसके बराबर, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल है, ये थीटा। क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उनके टेल से ना होता है, टेल वाला थीटा। तो ये तो हेड है, टेल है, तो ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल वो थीटा है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है। लेकिन अब ये कह रहा है कि क्या ऐसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें मान लीजिए कि डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर नहीं है? तो हाँ है। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए, इसको मिटाएंगे, हम समझाते हैं ऐसी कौन सी क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है आपका करंट। जैसे मान लीजिए ये 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, यहाँ से चलिए, ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, और यहाँ जो आ गया वो क्या हो गया, वो 10 एम्पियर हो जाएगा। देखिए करंट में क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है, ये बात समझ लीजिए। इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया करंट में। तो कहने का मतलब है कि ये तो अलजेब्रिक सम से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा का यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, टेंजर है। ठीक है, वैसे इसको स्केलर के परिधि में रखते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। उसी तरह से होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है तो प्रेशर जो लगेगा वो उसके सरफेस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो उसमें भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इसका उचित जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये कभी भी वेक्टर नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि ये वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार नहीं जोड़ा जाता है, इस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे ये 5 है, ये 5 है, तो इस तरह से जोड़ दिए, हमने जोड़ दिया 5 एम्पियर जोड़ 5 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। तो ये यहाँ दो जो है वायर मिल गया और यहाँ से एक वायर जा रहा है, तो ये 5 क्या हो गया, 10 एम्पियर हो गया। ये क्या हो गया, 10 एम्पियर। अब इस पे एरो नहीं देंगे, इसलिए कि ये वेक्टर नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग हल किए। अब अगली वीडियो में आगे का हल करेंगे।